फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जर्मनी में 300 से ज़्यादा जर्मन भाषी क्षेत्र मौजूद थे, जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियाँ एक साथ काम कर रही थीं। ये जर्मन भाषी क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी भावनात्मक रूप से एक थे। जर्मन भाषी प्रदेशों में सामंती व्यवस्था व्याप्त थी। सामंत राजनीतिक रूप से डाइट के रूप में इकट्ठा हुआ करते थे। डाइट एक संयुक्त मंच थी जिन पे जर्मन भाषी क्षेत्र में राजवंशों का प्रभाव था। इन जर्मन क्षेत्रों पे प्रशा और सैक्सनी आदि की नौकरशाही विद्यमान थी। ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य, जिसे पवित्र रोमन सम्राट का भी दर्जा प्राप्त था, को जर्मन भाषी क्षेत्र में एक भावनात्मक सम्मान प्राप्त था, परंतु इसकी राजनीतिक पकड़ बहुत कमजोर थी। इसके साथ ही जर्मन भाषी क्षेत्र प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक रूप में विभिन्न धार्मिक आस्थाओं में विभक्त थी। यह एकीकरण के लिए बेहद गंभीर बाधा थी। यूरोप में अन्य शक्तियां फ्रांस और इंग्लैंड भी जर्मन भाषी क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखती थी। फ्रांस दक्षिण जर्मनी और इंग्लैंड हैनोवर क्षेत्र में प्रभाव चाहता था। 1806 में पवित्र रोमन सम्राट की समाप्ति और नेपोलियन के आक्रमण ने जर्मन भाषी क्षेत्रों में एकीकरण की राह दिखाई। इस प्रकार जर्मन भाषी क्षेत्रों में फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य, उदारवाद और दर्शन का फैलाव हुआ। यद्यपि जर्मन भाषी क्षेत्र में स्वयं के गौरव का इतिहास का मूल विद्यमान था। 1815 में नेपोलियन की वाटरलू में हार हो जाती है। इससे वियना में एक कांग्रेस का गठन किया जाता है और ऑस्ट्रिया केंद्रित मेटरनिक प्रणाली की शुरुआत होती है। मेटरनिक मूलतः एक रूढ़िवादी व्यक्ति था। वह क्रांति का शत्रु था। उसने जर्मनी के एकीकरण में बाधा पहुंचाई। उसने राष्ट्रवाद को दबाया और प्रेस का दमन किया। इससे जर्मन भाषी क्षेत्रों में और यूरोप के अन्य भागों में प्रतिक्रियाएं बढ़ती चली गई। आगे चलकर शेल्सविक और हैनोवर में विवाद शुरू हुआ और 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया गया। फ्रैंकफर्ट संसद असफल रही। इसमें न तो हॉलस्टीन हैनोवर के विवाद पर कोई समाधान निकल पाया, न ही जर्मन प्रतिनिधित्व की कोई बात की गई। इससे जर्मन एकीकरण को धक्का पहुंचा। फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता के बाद यूरोपीय परिदृश्य में वॉन बिस्मार्क का उदय होता है। उसने प्रशा केंद्रित कार्य करने शुरू किए और इसके लिए उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, जिसका सीधा संबंध युद्ध और आर्थिक समृद्धि से था। यद्यपि 1860 तक जर्मनी में सारे राष्ट्रवादी आंदोलन असफल हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक विकास शुरू हो रहा था। कुछ उदारवादी पूंजीवादियों ने ज़ोल्वेराइन नामक फ्री ब्लॉक की रचना की। जर्मनी में रेल का जाल बिछा और कोयले का उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे जर्मनी ने शीघ्र ही तरक्की की और उसने ऑस्ट्रिया को पिछाड़ दिया। वॉन बिस्मार्क की प्रशा केंद्रित राजनीति में फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को संतुलित करना जरूरी था। इसके लिए उसने यूरोप में तमाम गुप्त संधियां की और यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछ गया। इससे यूरोप में ध्रुवीकरण बढ़ा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस अन्यों ने भी गुप्त संगठन बनाए और इससे हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिससे तनाव बढ़ता चला गया। आगे चलकर 1864 में शेल्सविक और हॉस्टिन के प्रश्न पर डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। इस दौरान प्रशा ने चतुरतापूर्वक ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की और हॉस्टिन ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। बदले में ऑस्ट्रिया ने जर्मन भाषी क्षेत्र पर प्रशा का नेतृत्व स्वीकार किया। इस तरह प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ साथ फ्रांस को भी संतुलित कर दिया और बिस्मार्क ने प्रशा के अनुकूल पूरे यूरोपीय माहौल को बना दिया। इटली की मित्रता के बाद उत्तर मध्य जर्मन भाषी क्षेत्रों में धीरे धीरे छोटे बड़े युद्ध हुए। इन युद्धों ने बिस्मार्क से उत्तरी जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इन राज्यों ने धीरे धीरे प्रशा से संधियां की। ये संधियां बलपूर्वक थी और आगे चल के उत्तरी जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद बिस्मार्क का ध्यान दक्षिणी जर्मनी क्षेत्र पर गया। 1866 में सडोवा के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की हार ने फ्रांस को भी धक्का पहुंचाया। अब प्रशा का प्रभुत्व पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा हो चुका था। फ्रांस के लिए ये आत्मसम्मान की बात थी। 1870 में नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के साथ युद्ध किया और स्वीडन में वह हार बैठा। इस हार ने प्रशा की सामरिक श्रेष्ठता साबित कर दी और दक्षिणी जर्मनी का एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रशा फ्रांस के युद्ध के बाद दक्षिणी और उत्तरी जर्मनी का रणनीतिक एकीकरण पूर्ण कर दिया गया। अंततः 1871 में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हुआ।